हम्म। नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बार फिर से यूपी पर। और यूपी पे हमने सोचा है कि लगातार, चूंकि यूपी हमारा सबसे बड़ा प्रदेश है, यूपी ऐसा प्रदेश है जहां से होकर के सड़क जो है दिल्ली तक जाती है, और उत्तर प्रदेश ही तय कर रहा है कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री, किसकी सरकार बनेगी। क्या मोदी जी रिपीट होंगे 2024 के चुनाव में, या रिपीट नहीं होंगे, ये उत्तर प्रदेश ही तय करेगा। इसलिए आज हम पहले बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति, क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। अगर कोई रीजनल पार्टियों के दम पे तो केवल होगा नहीं, बल्कि कांग्रेस को उसमें केंद्रीय भूमिका में रहना होगा। और नीतीश कुमार ने इसीलिए कहा कि बिना कांग्रेस के कोई गठबंधन बनाने का कोई मतलब नहीं है, और गठबंधन होगा तो कांग्रेस के साथ होगा। और एक गठबंधन, इंडिया गठबंधन बना, हालांकि बीच में मोमेंटम पूरा गड़बड़ा गया, वो रुक गया। फिर 19 तारीख यानी कल मीटिंग होनी है, तो देखते हैं क्या होता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो मुख्य पार्टी है कांग्रेस पार्टी, वो उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत है। कौन, हालांकि उसके नेता कह रहे हैं, अजय राय कह रहे हैं कि हम पूरी तैयारी के साथ हैं और 80 सीटों पर लड़ेंगे। कांग्रेस के कुछ और नेता भी बोल रहे हैं, समाजवादी पार्टी के नेता भी बोल रहे हैं, चौधरी जयंत सिंह के लोग भी बोल रहे हैं कि हम 80 सीटों पर लड़ेंगे। मायावती तो बोल ही रही हैं कि हमारे लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों नागनाथ और सापनाथ है। तो अभी तक जो कहानी है उसमें सब लड़ रहे हैं। और जो ओपिनियन पोल आ रहा है उसमें ये बताया जा रहा है कि 70 से 74 सीटें जो है बीजेपी के पास, यानी एनडीए के पास जाएंगी। उधर नीतीश कुमार अपना दखल बढ़ा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और वो चाह रहे हैं कि किस तरह से एक समन्वय हो पार्टियों के बीच में, इंडिया गठबंधन मजबूत बने और बीजेपी को हराया जा सके। आज इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के चर्चित पत्रकार, हालांकि वो पूरे देश के राजनीति में बड़ा जबरदस्त दखल रखते हैं और हम सब बड़े प्रभावित हैं उनसे। उनसे हम जानते हैं कि चूंकि वो इलाहाबाद में रहते हैं, उनसे हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है, और कांग्रेस अगर लीड करती है तो क्या होगा, और कौन लीड करेगा तो इंडिया गठबंधन मजबूत होगा। सुनील जी नमस्कार, और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। तो पहला सवाल आपसे यही है कि क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। ओपिनियन पोल तो कह रहा है कि 74 सीटें इस बार एनडीए को मिलेगी फिर से। पिछली बार तो 64 ही मिली थी, इस बार 74 मिलने की बात कर रहे हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है या इंडिया गठबंधन मजबूती से नहीं लड़ना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में? किसकी गड़बड़ी आप देख पा रहे हैं? धन्यवाद धनंजय जी। अगर इंडिया गठबंधन, इंडिया दल समूह का गठबंधन मजबूती के साथ और एकताबद्ध होकर के नहीं लड़ेगा उत्तर प्रदेश में, तो वही परिणाम आएंगे जो आपको विभिन्न सर्वेक्षणों में दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती के साथ राज्य में उपस्थित है, उनकी सरकार है, उनके साथ प्रतिबद्ध मतदाताओं की अच्छी खासी संख्या है, समर्पित कार्यकर्ता है, संसाधन है और एक मजबूत लीडरशिप भी है। और जो भारतीय जनता पार्टी का मूल राजनीति करने का एक आधार है, वो हिंदुत्व, वो एक मजबूत एजेंडा है उत्तर प्रदेश में। तो अगर मिलकर नहीं लड़ेंगे, तो वही परिणाम आएँगे जो आपको आप विभिन्न सर्वेक्षणों में सुन रहे हैं। लेकिन अगर मिल के लड़ते हैं, तो जो सामाजिक सशक्तिकरण का नारा है, वह इसको प्रभावित करेगा। और पिछले दिनों जो उपचुनाव हुए हैं राज्य में, वो इस बात के संकेत भी देते हैं। लेकिन आवश्यक यह है कि जो भी राजनीतिक दल हैं, वो मिल करके बीजेपी से लड़ें, तभी वो चुनौती दे सकते हैं। और उसमें भी ये आवश्यक है कि कांग्रेस उनके मूल में हो, क्योंकि जो गैर भाजपाई मतदाता है, जो भाजपा से असंतुष्ट हैं और उनको वोट नहीं देना चाहते, उनके लिए आकर्षण कांग्रेस है। कांग्रेस ने अपने नेता राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा के दौरान के माध्यम से और अन्य कार्यक्रमों से भी एक ये माहौल बना ही है कि वो भारतीय जनता पार्टी का विकल्प हो सकती है, या जो भाजपा को पसंद नहीं करने वाले लोग हैं, उनकी पसंद वो हो सकती है। तो उसको केंद्र में रख करके अगर कोई राजनीति करता है विपक्ष, तो मुझे लगता है कि इससे बीजेपी पे ऊपर असर पड़ेगा। अन्यथा अलग-अलग लड़ेंगे तो कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो क्या आपको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ जुड़ करके लड़ना चाह रही है, या कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अपने नेताओं जो जो उनके अजय राय जो बनाए गए हैं अध्यक्ष, उनके साथ, और प्रियंका गांधी वहाँ की प्रभारी हैं, वो अलग राग अलापेंगे और जो है कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाएंगे? इंडिया गठबंधन
हो पाएगा वहां उत्तर प्रदेश में, लड़ पाएगा मजबूती से? क्योंकि वहां पे एक और है कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों एक दूसरे के खिलाफ शायद खड़े हैं। नहीं, इसका मुझे लगता है कि अब कांग्रेस लड़ पाएगी कि नहीं लड़ पाएगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस का अब तक जिन राज्यों में गठबंधन है वो कम से कम वो गठबंधन मजबूत दिखाई पड़ता है। मैंने ये लगता है कि कांग्रेस गठबंधन को चलाना चाहती है, जिस किसी राज्य में अगर उस गठबंधन में है तो। उत्तर प्रदेश की स्थिति है कि अगर कांग्रेस अलग से लड़ेगी तो वो उतना असर नहीं डाल पाएगी जितना मिल के लड़ेगी तो। लेकिन न केवल कांग्रेस, सभी विपक्षी दल अगर मिलकर लड़ेंगे तभी असर डाल पाएंगे। एक एक करके लड़े। आज इसमें कोई दौरान नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बड़ी पार्टी है, बड़ा संगठन है, विधानसभा में उसकी मजबूत उपस्थिति है, विधानसभा का मुख्य विपक्षी दल है वो, उनका लगभग हर जिले, हर ब्लॉक, हर मुख्यालय पर उनका संगठन भी है, उनके पास भी समर्पित कार्यकर्ता है। लेकिन वह गैर भाजपा मतदाताओं के अकेली आकर्षण का केंद्र होगी या ऐसा नहीं होने वाला है। ये क्योंकि भारतीय 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद से जो समाजवादी पार्टी का एक रुख रहा है, मतलब एक आक्रामक विपक्षी भूमिका होनी चाहिए थी, वो लोगों को दिखाई नहीं पड़ा। तो लोगों को उनसे निराशा भी हाथ लगी है और कई जगहों पर जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं, उन चुनाव में दिखाई पड़ा कि जो एक परंपरागत मतदाता रहा है समाजवादी पार्टी का, उसने मतदान करने के लिए बहुत संघर्ष नहीं किया या वो बहुत निकला नहीं वोट देने के लिए, जब वो अकेले लड़ रही थी। लेकिन जब वो मिलकर जहां लड़ी है तो वहां लोगों ने जबरदस्त तरीके से साथ दिया है। तो समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे राष्ट्रीय लोक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, कोई भी अकेला दल उत्तर प्रदेश में बीजेपी से नहीं लड़ सकता, क्योंकि वह उससे गैर भाजपा मतदाताओं का विभाजन भी होगा और इससे बीजेपी को फायदा होगा। नीतीश कुमार जो है बिहार में एक गठबंधन चला रहे हैं जिसमें सब साथ में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से अजय राय बिहेव करते हैं, या अजय राय जिस तरह से अखिलेश अजय राय के बीच जो झगड़ा हुआ था, उसमें अजय राय और अखिलेश अपने तम जो है एकता का प्रयास कर सके, ये मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या आपको दिखता है कि वो एकता हो सकती है, और क्या वो सीट शेयरिंग पर जो है सहमत हो पाएंगे, उनके बीच में मनमुटाव नहीं रहेगा और उनके कार्यकर्ता भी जो चुनाव के समय मिलजुल करके काम करेंगे, ऐसा लग रहा है? देखिए, अजय राय और अखिलेश यादव के स्तर पर यह समझौता नहीं होना है। ये समझौता होना है कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे, और केंद्रीय नेतृत्व से अखिलेश जी की अच्छा संवाद है। अजय राय जो बोल रहे हैं, एक राजनीतिक नेता के रूप में उनको बोलना भी चाहिए अगर अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करना चाहते हैं तो। लेकिन विपक्षी दल एकताबद्ध होना चाहते हैं, ही नहीं बल्कि वो एकताबद्ध हुए हैं। आप याद कीजिए कि पिछले साल जो उपचुनाव हुआ था खतौली में, वहाँ सभी पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी, मिलकर के चुनाव लड़ी, कोई अलग नहीं था। अभी जो घोसी में उपचुनाव हुआ उसमें सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। अभी मैनपुरी में जो उपचुनाव हुआ था सब उसमें मिलकर के उपचुनाव लड़े। रामपुर में जो हुआ था उसमें सब मिलकर उपचुनाव लड़े। आजमगढ़ में बहुजन समाज पार्टी अलग हो गई थी, लेकिन बाकी सब एक साथ थे। बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार था वहां पर, बाकी सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। तो हाल के दिनों में बहुत लंबा समय नहीं बीता है जब उपचुनाव हुए राज्य में, उसमें प्रदेश के सभी विपक्षी दलों ने मिलकर चुनाव लड़ा है और उन्होंने एक दूसरे का सहयोग भी किया है। घोसी में नए अध्यक्ष बने थे, घोसी चुनाव के पहले, थोड़े दिन पहले, अजय राय, और उन्होंने वहां जाकर उन्होंने बाकायदे प्रचार किया, वोट मांगा लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। वामपंथी दल बहुत ढंग से सक्रिय थे अपने सीमित साधनों से और जन समर्थन के आधार पर। ये स्थिति नहीं, जो एक अभी स्थिति, एक संदेह की स्थिति हुआ है कि इस विपक्ष की एकता में बहुजन समाज पार्टी शामिल होगी कि नहीं होगी। बहुजन समाज पार्टी के नेता कई बार उन्होंने अपने बयान, एक बार उन्होंने कहा कि अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे। फिर मायावती जी ने कहा कि जब विधानसभाओं के चुनाव हो जाएंगे उसके बाद निर्णय करेंगे। फिर उन्होंने भी बयान दिया कि वो अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वो क्या करेंगे ये बहुत कहना, बहुत दावे के साथ कहना बहुत मुश्किल है। मेरा अपना मानना, मेरा अपना निजी विश्वास है, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि चुनाव की घोषणा के बाद बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक निर्णयों में परिवर्तन आएगा। हो तो सकता आप है कि कह वह रहे हैं कि, मतलब आप कह रहे हैं कि बहुजन समाजवादी पार्टी भी जो है वो इंडिया गठबंधन में आ जाएगी? वो अगर वो अपने मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखना चाहती है तो उसको इंडिया दल समूह में आना पड़ेगा। नहीं, लेकिन असली संकट, लेकिन असली संकट तो ये आएगा कि अगर वो आ जाती हैं कि नेता कौन, मायावती नेता या अखिलेश यादव नेता या अजय राय नेता? सवाल तो ये खड़ा हो जाएगा कि नेता कौन नहीं, है। कोई नहीं,
नेता तो देखिए, नेता तो वहां अब आज के समय में अगर आप बात करें तो अखिलेश यादव ही है, माने पार्टी उनकी हाँ, आगे ही है, इसमें कोई तो दो राय नहीं अखिलेश है। तो अखिलेश उनको यादव आप नकार नहीं सकते। तो अखिलेश यादव का नेतृत्व क्या मायावती स्वीकार करेंगी? अभी नेतृत्व का सवाल नहीं होता है, विधानसभा में नेतृत्व का सवाल, विधानसभा लोकसभा के चुनाव में नेतृत्व का सवाल कहां से आता है? अभी तो अपनी पार्टियों को, अपनी पार्टी को संसाधनों को, कार्यकर्ताओं को लोकसभा के चुनाव में लगाना है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले के लिए। नेता का सवाल तब पैदा होगा जब आप कौन कितना जीत के आता है, कौन कितना जीत के नहीं आता। अभी तो एक सामूहिक प्रयास की बात है, और अगर आप नहीं, ये तय करने लगेंगे कि कौन नेता होगा कौन नहीं नेता होगा, तो फिर एकता नहीं होनी है, और एकता जब नहीं होनी है तो फिर आपका हश्र वही होगा जो कर्नाटक में जनता दल एस का हुआ है। नहीं, लेकिन सवाल फिर ये नहीं होता है कि इसलिए हो जाता है कि सीट शेयरिंग पे तो होगी बात, सब जो है प्रेशर टैक्टिस अपना रहे हैं और सब अपनाएंगे भी। अब जिसे जो पदयात्रा शुरू हुई है, कांग्रेस की पदयात्रा शुरू होने जा रही है, शायद आज ही से है, तो पदयात्रा अजय राय कर रहे हैं, उसमें प्रियंका भी आएंगी, उसमें पता नहीं और कौन कौन नेता, स्थानीय नेता भी रहेंगे। तो जाहिर है वो एक तरह से जब आप सब पूरे प्रदेश से पदयात्रा कर रहे हैं तो प्रैक्टिस, जो टैक्टिस है, प्रेशर टैक्टिस, वो काम करेगा। फिर जो जो प्रियंका गांधी प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की, प्रियंका गांधी ने विधानसभा चुनाव में कहा था लड़की हूं लड़ सकती हूं, और जो है लगा था कि महिलाओं को इतने टिकट दिए जाएंगे और फला किए जाएंगे। उसके बाद विधानसभा चुनाव के बाद सब गायब हो गया। जो संगठन की लिस्ट आई, संगठन के कार्यकर्ताओं की, उसमें महिलाओं की नगण्य भागीदारी है। फिर राहुल गांधी जिस तरह से कहते रहते हैं कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, वो कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा है। ज्यादातर लोग जो है जो संगठन में आए हैं वो सवर्ण हैं। तो इसमें तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी से भी अलग चल रही है, जो समाज कह रहा है उत्तर प्रदेश समाज, उससे भी अलग चल रही है। तो ये कौन लीड कर रहा है कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश में? नहीं देखिए, आप महिलाओं की बात तो बिल्कुल आपने सही कहा कि केवल 3 पदाधिकारी बनाए गए हैं जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सूची घोषित की गई है। लेकिन जो अन्य बिरादरियां हैं, मैं नहीं कहता कि कितना है कितना नहीं, मुझे इसके बारे में कोई उसके आकलन नहीं किया है, लेकिन उस विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों को शामिल किया है कांग्रेस ने। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि कांग्रेस का भी उतना संगठन मजबूत नहीं है यार, कि वो अपने बूते पर ये प्रदेश की राजनीति को प्रभावित कर लेगी। केवल उसका एक पॉलिटिकल अपील है, जो ऐसे लोगों के बीच में उसकी अपील है कि वह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विपक्ष की भूमिका अदा कर रही है। चुनाव का जो प्रबंधन है या चुनाव लड़ने का जो तौर तरीके हैं, वह भारतीय समाजवादी पार्टी के बगैर संभव ही नहीं है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के लिए। वो ताकत, सांगठनिक ताकत समाजवादी पार्टी के पास है, संसाधन समाजवादी पार्टी के पास है, पॉलिटिकल अपील कांग्रेस के पास है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो लोग सोच रहे हैं, उनके बीच में अपील कांग्रेस की है, और उन उम्मीदवारों को मैदान में बनाए, इंडिया दल समूह के उम्मीदवारों को मैदान में बनाए रखना और सामूहिक रूप से प्रचार करना, यह चुनाव में उसका लाभ मिलेगा। कांग्रेस अपने बूते कुछ नहीं कर सकती है। और जहां तक रही यात्रा की, देखिए यात्रा अगर हो रही है तो उसको कांग्रेस सहित इंडिया दल समूह को फायदा होना है, क्योंकि यह यात्रा केवल कांग्रेस को फायदा नहीं करेगी। यह यात्रा कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ और बीजेपी के खिलाफ मतदाताओं को आकर्षित करने और संगठित करने की कोशिश मानी जानी चाहिए। इस नहीं, यात्रा से केवल जी, कांग्रेस को फायदा होगा, अन्य दलों को नुकसान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। नहीं, लेकिन सवाल आता है सुनील जी, ये कि जब आप गठबंधन में लड़ना चाहते हो, 19 तारीख को गठबंधन आपका है, तो पदयात्रा भी अगर शुरू कर रहे थे, सारे दलों के नेता होते, सारे दलों के कार्यकर्ता होते, तो क्या ज्यादा बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता लोगों के बीच में कि भाई जहां जहां से नेता गुजरते तमाम पार्टियों के एक साथ, वो तमाम पार्टियों के कार्यकर्ता एक साथ जो है वो करते, स्वागत करते, वहां पे रैली करते या प्रोग्राम करते या जो भी करते, तो क्या ज्यादा प्रभावी नहीं होता बनस्पत की एक कांग्रेस पार्टी अलग चल रही है, समाजवादी पार्टी अलग चले, बहुजन समाज पार्टी के नेता अलग चले, जयंत चौधरी अलग चले, उसकी जगह साथ चलते तो पब्लिक में भी एक मैसेज जाता और मीडिया में भी एक नैरेटिव बनता अलग। क्या ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं नहीं, बिल्कुल सही है, साथ चलते तो अच्छा लगता है ये। लेकिन अगर यह यात्रा है तो ये बीजेपी के खिलाफ है ना, यह यात्रा समाजवादी पार्टी के खिलाफ तो है नहीं, ये आरएलडी के खिलाफ तो है नहीं। यह आपका बिल्कुल कहना सही है, अगर एक साथ निकलते तो उसका अलग असर होता, निश्चित असर होता। लेकिन अगर अगर अन्य दलों की यात्राएं नहीं निकल रही हैं, दलों की राजनीतिक गतिविधियां नहीं चल रही है और कांग्रेस चला रही है, तो मेरा अपना मानना है कि इससे कोई नुकसान नहीं है। नहीं, इससे एक राजनीतिक लेकिन वातावरण बनाने की कोशिश मानी जानी चाहिए इसको।
लेकिन सुनील जी, ये वातावरण जो है उल्टा भी पड़ सकता है, क्योंकि ये कांग्रेस की जिम्मेवारी, कांग्रेस ने ही इंडिया गठबंधन को शिथिल कर रखा है। ये तो तमाम लोगों ने कहा, अखिलेश ने भी कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि जब विधानसभा हाँ, चुनाव हो रहे हैं तो आप एकदम चुप हो गए, कोई रैली नहीं होने दी, कुछ नहीं होने दिया। अब आप नहीं जो है आप जो है 19 तारीख को कह रहे हैं कि हम मीटिंग करेंगे, और 18 तारीख से या अभी इस वीक जो है अपनी पदयात्रा कांग्रेस की शुरू कर रहे हैं। क्यों इतनी हड़बड़ी में है? पदयात्रा करके क्या कर लेंगे उत्तर प्रदेश में आप बल्कि जो दूसरे दलों के कार्यकर्ता हैं उनके बीच एक भय पैदा कर रहे हो, उनमें एक भेद पैदा कर रहे हो। इससे ज्यादा बेहतर होता कि आप जो है तय कर देते और उसके बाद बोलते कि चलो हम मिल करके पदयात्रा करेंगे, और आप इधर कवर करना, आप इधर कवर करना, आप अपना अपना एरिया बांट देते कि भाई इस एरिया में ये नेता बन के घूमेंगे, इस एरिया में ये रहेंगे, बाकी सब लोग रहेंगे। तो वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर रहता। नहीं, बिल्कुल आपका कहना सही है कि सामूहिक यात्राओं का ज्यादा लाभ होगा, लेकिन राजनीतिक गतिविधियां चलती रही, ये भी आवश्यक है। एक विमर्श समाज में अगर आप नहीं बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो चुनाव के मौके थोड़े बना लेंगे। राहुल गांधी ने अकेले यात्रा की और पूरे देश में उन्होंने एक भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक विमर्श पैदा किया। उसमें तो सभी लोग नहीं शामिल थे। उन यात्राओं में तो समाजवादी पार्टी भी नहीं शामिल होने गई, राष्ट्रीय लोकदल के लोग शामिल हुए, लेकिन जयंत चौधरी खुद नहीं शामिल हुए। बीएसपी ने तो एकदम बाकायदे बहिष्कार ही कर रखा था, उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक राजनीतिक विमर्श बना है, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा ना। चुनावी लाभ गणित के हिसाब से आप इसकी व्याख्या कर लें, बिल्कुल सही है कि सभी मिलकर के अगर ऐसी गतिविधियों में शामिल होते हैं तो उसका फायदा होगा। और ऐसी गतिविधियां सामूहिक रूप से न करने का नुकसान भी हुआ मध्य प्रदेश में। अगर अगर मध्य प्रदेश के चुनाव में सभी राजनीतिक दल, माने गैर भाजपा राजनीतिक दल एक साथ बीजेपी से लड़े होते मिलकर के, तो उसका लाभ अलग होता। ये बिल्कुल सही है। लेकिन अगर अन्य अन्य दलों की राजनीतिक गतिविधियां नहीं चल रही हैं और एक राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राजनीति कर रहा है, अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित कर रहा है, तो उसको इस बिना पर स्वीकार नहीं कर दिया जाना चाहिए कि इसमें अन्य दल शामिल नहीं है। क्योंकि अगर इन राजनीतिक गतिविधियों से एक राजनीतिक विमर्श तो चलेगा ही। जी जी। अच्छा, उसके बाद जो है ये कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, ये जो छत्तीसगढ़ है, जो मध्य प्रदेश है, जो राजस्थान में, उसमें दिखाई पड़ने लगा है। खास करके मध्य प्रदेश के एक्शन के बाद तो दिख गया कि तमाम पुराने नेताओं को कांग्रेस ने बाहर किया मतलब जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया, और जो है नए लोगों को जिम्मेदारी है जो 50 साल से भी कम उम्र के हैं, वो चाहे जीतू पटवारी हो, चाहे वो उमंग हो, या तीसरे साथी जो उनके हैं। तो वो तमाम लोग हर जगह ये कर रहे हैं। और सामाजिक न्याय का जो इशू है, जो राहुल गांधी लगातार लेके चल रहे हैं, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, तो सामाजिक समीकरण जोड़ने में मध्य प्रदेश में अपना दिखाई पड़ा है कि कांग्रेस भी सामाजिक समीकरण जोड़ने लगी है। सामाजिक न्याय केवल बोलने से तो होगा नहीं, तमाम जातियों के लोगों को आपको उसमें देना पड़ेगा, भागीदारी देनी पड़ेगी, जिम्मेदारी देनी पड़ेगी, पद देने पड़ेंगे। जैसा कि कई हमारे मंच पर भी कई दर्शक, कई हमारे जो है वक्ता, स्पीकर साथी बोल चुके कि आप बोलते तो हो कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब संगठन की लिस्ट जारी होती है, संगठन पदाधिकारियों की, तो उसमें जो है सवर्णों की भीड़ दिखाई पड़ती है, उसमें दलित, उसमें ओबीसी, उसमें से महिलाएं बेहद कम दिखाई पड़ते हैं, नहीं के बराबर दिखते हैं। तो फिर तो जो आप कह रहे हैं राहुल गांधी कुछ उत्तर प्रदेश में हो रहा है कुछ और वो किसी वेणुगोपाल जो है उनके हाथ से ही साइन जा रहा है। तो ये तो विरोधाभासी दिख रहा है सुनील जी। क्या उत्तर प्रदेश की जनता को ये नहीं दिखेगा? नहीं, जैसे कि अगर मध्य प्रदेश में जो उन्होंने सांगठनिक परिवर्तन किए हैं, ये तो समय की मांग थी, जरूरत थी। वो ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जीतू पटवारी वैसे भी कांग्रेस में सक्रिय माने जाते रहे हैं, 2 बार के विधायक भी रहे हैं वो, और इसके पहले भी उनके पास यूथ कांग्रेस की कमान रही है। और अन्य जो 2 पदाधिकारी बनाए गए हैं वही पिछड़ों से वर्ग से आते हैं और सक्रिय नेता है। वो तो ठीक किया उन्होंने। चरणदास महंत को उन्होंने छत्तीसगढ़ में लेकर के आए, वो भी पुराने नेता हैं, विपक्ष का नेता उनको बना रहे हैं, वो आदिवासी नेता हैं। तो वो भारतीय कांग्रेस जो कर रही है अपने संगठन को सक्रिय करने के लिए और पुराने नेताओं के हाथों से बाहर निकालने की, यह आवश्यक था। अन्यथा पुराने नेता न कुछ कर रहे थे न करने दे रहे थे किसी को, वो तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप ये कहते हैं, उत्तर प्रदेश के भी कांग्रेस कमेटी ने, कांग्रेस का अपना संगठन है, लेकिन उन्होंने कोशिश की है कि सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया जाए। नहीं, वो अजय दिखाई राय नहीं पड़ता भले ही सुनील जी, वो लिस्ट में दिखाई नहीं पड़ता। लिस्ट मेरे पास है, हालांकि बड़ी लंबी लिस्ट है, 100 से ज्यादा कार्यकर्ताओं की पदाधिकारियों की लिस्ट है। उसमें से मुश्किल से 5 या 7 महिलाएं हैं,
5 या नहीं 7 तीन, मुस्लिम केवल महिलाएं तो केवल 3 है, वो तो मैंने पढ़ा है, हाँ, महिलाएं तो देख केवल लीजिए 3 है, आप खुद ही बता रहे हैं मुझे याद महिला है। 3 है। लेकिन लेकिन अन्य वर्गों के, मैंने पिछड़ों के, दलितों के, अल्पसंख्यकों के, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया हुआ है। कम ज्यादा संख्या उनकी ठीक ठाक लगा रखी है। दूसरी चीज ये है कि कांग्रेस ने सुनील जी, अपने, मुस्लिम भी बहुत कम है, 3-4 ही मुस्लिम है। अब मुझे याद नहीं है, लेकिन हो सकता है। लेकिन ये है कि गैर मौजूदगी उनकी नहीं है। ये जरूर है कि कांग्रेस, जैसे कि अजय राय को उन्होंने बनाया, अजय राय सवर्ण कह सकते हैं आप, लेकिन एक सक्रिय नेता है, लगातार सक्रिय रहने वाले हैं, और एक बाकायदे मैंने विजिबल लीडरशिप किसको कहते हैं आप, और प्रदेश में पहचाने हुए एक पहचाना हुआ चेहरा। आज कांग्रेस के साथ सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि अपने कार्यकर्ताओं को आप प्रेरित करते रहें और खुद भी सक्रिय हो, अपने आपकी राजनीतिक गतिविधियां चलती रहें। कि अगर आप कम आज अगर आप दिखाई नहीं पड़ेंगे सड़कों पर, तो फिर कौन पहचानेगा आपको? फिर किस बात की राजनीति कर रहे हैं आप? उसी लिहाज से अगर आप बात करेंगे तो अजय राय को आगे लाना एक अच्छा निर्णय मैं मानता हूँ। एक कम से कम ऐसा निर्णय, ऐसा ऐसा नेता इन्होंने चुना हुआ है जो कम से कम सक्रिय है, कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहा है, राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो रहा है, विभिन्न विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। कम ये आवश्यक है। अन्यथा कांग्रेस शुद्ध पड़ी हुई थी, कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था। और कोई चेहरे भी जो ला रहे थे ये, उसमें सब ऐसे चेहरे जो जिनकी पहचान, जो खुद ही आइडेंटिटी क्राइसिस थे उनके साथ। अच्छा, ये जो है नीतीश कुमार जो यहाँ दखल दे रहे हैं, नीतीश कुमार यहाँ आना चाह रहे हैं, उनकी पार्टी यहाँ चुनाव लड़ेगी शायद, पता नहीं खुद लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे नहीं मालूम, अभी तो कुछ स्पष्ट नहीं है। उनकी रैली जो होने वाली थी रोहनिया में, वो भी कैंसिल कर दी गई है फिलहाल। क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार के आने से कुछ फर्क पड़ेगा इंडिया गठबंधन में? मेरा मानना है कि फर्क पड़ेगा। जो गैर यादव पिछड़े हैं और सामाजिक न्याय आंदोलन के समर्थक हैं, उनको एकत्रित होने में एक तरह का एक प्रेरणा का काम करेगा इनकी उपस्थिति। बड़े नेताओं की उपस्थिति से एक अलग तरह का माहौल बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और चूंकि आज आज के भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय आंदोलन के एक प्रमुख नेता है, अग्रणी नेता है नीतीश कुमार, तो उनकी मौजूदगी से मुझे लगता है कि इसका असर पड़ेगा। और ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है कि नीतीश कुमार जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो रहे हैं। 2014 के चुनाव के पहले भी इनकी इसी सक्रियता थी, और बाकायदे उन्होंने 5 जगहों पर इनकी रैलियां हुई थी प्रदेश के विभिन्न इलाकों में। इसमें बनारस में ही 2 रैलियां हुई थी, देवरिया में हुई थी, मथुरा में हुई थी, और एक और जगह हुई थी कहीं। तो वो लगातार उनकी सक्रियता बनी रही है। और इधर हाल के दिनों में उन्होंने अपने संगठन को सक्रिय किया। जब इन्होंने धनंजय सिंह को, पूर्व सांसद धनंजय सिंह और बाहुबली धनंजय सिंह को अपना महासचिव बनाया था, उसी समय लगने लगा था कि यह कम से कम पूर्वी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होना चाहते हैं। और उनके एक मंत्री जी हैं, वो लगातार वहाँ सक्रिय हैं इन इलाकों में, जहाँ पे श्रवण कुमार श्रवण कुमार जी, हाँ, वो लगातार सक्रिय इन इलाकों में और पार्टी को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन एक मेरा अपना मानना है कि उनके कार्यक्रमों से उनकी उपस्थिति, चुनाव लड़े नहीं, ये मुझे भी इसका आभास नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर उनकी राजनीतिक गतिविधियां संचालित होती हैं, तो गैर यादव जो पिछड़े हैं और सामाजिक न्याय के आंदोलन से प्रभावित लोग हैं, उनको संगठित होने में एक प्रेरक की भूमिका अदा होगी उनकी उपस्थिति मात्र से। लेकिन सुनील जी, धनंजय सिंह हिस्ट्री सीटर माने जाते रहे, धनंजय सिंह जो है आपराधिक छवि वाले माने जाते रहे, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाना, नीतीश कुमार की पार्टी की छवि अलग है। नीतीश कुमार बिहार में छवि बना कर रखते हैं कि अपराधियों को उन्होंने एकदम किनारे कर दिया, हाशिए पर ला दिया, और वैसे में आप महासचिव बनाते हो राष्ट्रीय महासचिव धनंजय सिंह को, तो क्या उसका गलत मैसेज नहीं जाता है? अभी उन्होंने आपके बिहार में एक बाहुबली नेता को, जो सजा याफ्ता थे, उनको जेल से रिहा किया है, क्षत्रिय बिरादरी के, पप्पू आनंद, आनंद मोहन, सॉरी आनंद मोहन। कितना हल्ला मचा है। क्या कि धनंजय सिंह अपने जिले में जो पंचायत के चुनाव थे, उसमें अपने उम्मीदवारों को जिता ले गए, बीजेपी की सत्ता में रहते हुए भी लोगों ने उनको समर्थन दिया। निश्चित रूप से विवादास्पद व्यक्ति हैं, बाहुबली के रूप में उनकी ख्याति है, लेकिन बाहुबलियों से कोई अपने आप को दूरी तो बना नहीं रहा है।
यह सही है कि बाहुबलियों को बहुत स्थान नहीं मिलना चाहिए, लेकिन पूर्व सांसद हैं, जीत करके क्या हैं, उनकी पत्नी जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं वही उसी जौनपुर जिले में, संसाधन है उनके पास। इस इन ऐसे तत्वों को आप प्रोत्साहित नहीं कर सकते, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर राजनीतिक उनको फायदा हो रहा है, कोई राजनीतिक दल दूरी नहीं बना रहा है, तो ये अलग विषय हो सकता है। लेकिन यह है कि एक उस इलाके में उनका असर है, जाना पहचाना चेहरा है, राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक जमात इकट्ठी हो सकती है, एक सवर्ण बिरादरी के भी आते हैं, प्लस उनकी अपनी बिरादरी के लोग हैं, तो हो सकता है कि जिस वजह से उनको लाए हो। लेकिन ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि न तो आनंद मोहन सिंह की रिहाई की तारीफ की जा सकती है, ना धनंजय सिंह को साथ लाने के पक्ष में खड़ा हुआ जा सकता है। लेकिन हर राजनीतिक दल यही कर रहा है। हाँ, ये जरूर है कि जो इनकी सक्रियता बढ़ी है इन इलाकों में, जहाँ पे उनकी बिरादरी के लोग महत्वपूर्ण हैं और अपना दल का असर भी है, उसी अपने कुर्मी बिरादरी के जन समर्थन की वजह से उनमें उनकी सक्रियता से मुझे लगता है कि जो इंडिया दल समूह है उसको फायदा होगा। जी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करूं कि क्या आपको लग रहा है कि 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? मिल के लड़ेगा तो चुनौती दे देगा। अगर इंडिया दल समूह ने कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल, अगर मायावती जी आती हैं बहुत अच्छा, नहीं भी आती हैं तो भी उसका असर जो थोड़ा बहुत पड़ेगा। लेकिन जो भीम आर्मी सेना है चंद्रशेखर आजाद की, वो और वामपंथी दल ये मिलकर लड़ते हैं तो बीजेपी को चुनौती देंगे। और इन्होंने पिछले चुनाव में चुनौती दी है, जो 2022 के बाद उपचुनाव हुए इस राज्य में, उसमें चुनौती दी है और अच्छी खासी चुनौती दी है, क्योंकि इनके पास जन समर्थन है। जन समर्थन जो, और दूसरी चीज कि अगर आप मिलकर लड़ेंगे तो जो गैर भाजपा मतदाता है उनको आप एकत्रित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। और अब मेरा ये तथ्य है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध मतदाताओं की तुलना में जो गैर भाजपा मतदाता है उनकी संख्या ज्यादा है। अगर उन्हें बंटवारा नहीं होगा तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी। सुनील जी, आप आए कार्यक्रम में और आपने बातें की, सारी वहाँ की बातें बतलाई आपने जो विशेष है, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यक्रम को देखा। अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने मित्रों परिचितों के साथ उसे शेयर करें, और हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।